नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स क्यूज 27 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज एज पर द कोड मेंशन बिलो। नेशनल वाटरवेज 4 लिखा हूं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसके साथ मैच करना है आपको, राइट। Question number 2. Which Indian state topped the Export Preparedness Index (EPI) among the coastal states released by the Niti Aayog? Question number 3. What is the name of a mental rehabilitation health line launched by Ministry of Social Justice and Empowerment? Question number 4. World Health Organization declared which of these continents as polio-free recently? Question number 5. In order to promote the trading of Kashmir saffron, the Department of Agriculture, operating under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, has created an e-auction portal. Which of the statements are correct regarding Kashmir saffron? Question number 6. With respect to the Armed Forces Special Powers Act 1958, which of the following statements are correct? Question number 7. The 6th schedule of Indian Constitution consists of provisions for the administration of tribal areas in which of the following states? Question number 8. With respect to Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan PM Asha, which of these statements are correct? Question number 9. For which festival World Wildlife Fund India Kerala State Office is joining hands with the Society of Odonate Studies and Tumbi Puranam? Question number 10. Match the following islands in India as per their location as mentioned below. तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है और आप लोग कितने मार्क्स ला पाए। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज एज पर द कोड मेंशन बिलो। तो कोड ये सही है, A1, B2, C3 एंड D4 चारों सही है। देखते हैं नेशनल वाटरवेज। देखो दोस्तों, नेशनल हाईवेज जैसा नेशनल वाटरवेज भी है इंडिया में। India has about 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल मतलब जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। दिस इंक्लूड्स रिवर्स, बैकवाटर्स, कैनाल्स, क्रीक्स। ये सब डिफरेंट वाटर सिस्टम है। रिवर्स आपको पता है, बैकवाटर्स क्या है। बैकवाटर्स आपको मैं पहले भी बताया हूँ, केरला में भी बहुत बैकवाटर्स है, लगून्स टाइप का, उसको लोकल लैंग्वेज में कायल बोलते हैं। एक बैकवाटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला में एक सबसे बड़ा कायल नहीं तो बैकवाटर है वेम्बनाड लेक। तो ये कायल, एक बार इसके बारे में यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा था। तो एक बैकवाटर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे कनाल से, क्रीक्स के बारे में भी आपको बोला था। सर क्रीक जो अपना गुजरात के पास में है, उधर अभी पाकिस्तान ने क्लेम किया करके एक न्यूज़ आया था। नेशनल वाटरवेज एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2016 में नेशनल वाटरवेज एक्ट आया। एक्चुअली उससे पहले भी काफ़ी वाटरवेज चालू था, पर नेशनल वाटरवेज एक्ट came into effect in 2016. In 1986, the government of India created Inland Waterways Authority of India. एक अथॉरिटी है इनलैंड नेविगेशन के लिए। इंडियन मतलब अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर। IWAI for regulation and development of inland waterways for navigation and shipping। ठीक है, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और कार्गो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, नेविगेशन, शिपिंग। आउट ऑफ द 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, 13 आर ऑपरेशनल। देखो 111 एक्चुअली है और उसमें से 13 भी ऑपरेशनल है, राइट। तो ये आपको इसके साइड में मिल जाएगा पूरे जितने नेशनल वाटरवेज है उसका नंबर के साथ। तो जो मेन है 1, 2, 3 एंड 4 में लिखा हूं और इसका मैचिंग देखो। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी तक, दोनों आसाम में है। नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम टू कोल्लम, दोनों केरला में है। नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा टू पुदुचेरी, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास है। एक यूनियन टेरिटरी है, पुराना नाम है पोंडिचेरी, राइट। अब न्यूज में क्यों है? इंडिया बांग्लादेश टू ओपन इनलैंड वाटरवेज। इंडिया एंड बांग्लादेश विल ओपन न्यू इनलैंड वाटरवे फ्रॉम September 3, 2020. This is based on the agreement signed by the countries in May 2020 on inland water transit and trade. The number of IBP, that is Indo-Bangladesh Protocol routes, were increased from 8 to 10. देखो इंडिया के वेस्ट बंगाल से आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक बांग्लादेश है बीच में। तो
हमारा जो घूम के जाने से अच्छा है, हमको अगर कोई इनलैंड वाटर में है तो उधर से भी हम जा सकते हैं बांग्लादेश के अंदर से। तो इसके लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इंडिया टू यूज बांग्लादेश रिवर्स टू अनलॉक द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए टाइम कम करने के लिए हम बांग्लादेश को यूज करेंगे, बांग्लादेश के इनलैंड वाटरवेज को यूज करेंगे, राइट। Several agreements have been signed between India and Bangladesh to unlock the north. Also, several connectivity projects have been launched. They are as follows. देखो, Indo-Bangladesh Protocol route connects National Waterway 1 2 with NW16. एक National Waterway 16 है जो बांग्लादेश में है, तो इसे National Waterway 1 and 2 कनेक्ट करेगा, right? The Gangetic network that extends from Kolkata and Narayanganj port is to be extended to reach Silgat of Assam, right? This is the major route of India-Bangladesh Strait. Important है. Around 227 crore rupees have been allocated to this project. Another project under which Kolkata is to be connected with Karimganj again through Bangladesh. वो भी करीमगंज भी आसाम भी है, तो बांग्लादेश के थ्रू जाएगा, राइट, फ्रॉम कोलकाता। मतलब मैंने जैसे बोला था, ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के थ्रू उधर तक जाएगा, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, राइट। दिस इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2021. अराउंड 96 crores have been allocated to this project. तो इंडियन वाटरवेज के बारे में, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में आज न्यूज था, इसलिए क्वेश्चन डाला है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अमंग द कोस्टल स्टेट्स रिलीज बाय नीति आयोग। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें पूछा है अमंग द कोस्टल स्टेट्स। देखते हैं, आंसर इज गुजरात। एक्सप्लेनेशन, Gujarat has topped the index followed by Maharashtra and Tamil Nadu. This is mainly because of their location near the coast. The other 3 coastal states that featured in the top 10 rankings are Kerala, Odisha and Karnataka. Right? देखो, नीति आयोग जो निकालते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 क्राइटेरिया है, एक कोस्टल एरिया के लिए और लैंडलॉक्ड एरियाज के लिए। देखो, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब देखो, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या है? बेसिकली दिस index will rank them on some key parameters such as business environment, infrastructure, transport connectivity, access to finance, export infrastructure and trade support. देखो, चीज़ें एक्सपोर्ट करना है, बिजनेस बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, इसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए, तो कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, कोस्टल रीजन जो है वो टॉप करेगा ही, क्योंकि उधर सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये देखा जाएगा स्टेट ने कितना काम किया है बिजनेसेस बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ये सब देखेगा। तो ये सब देखते हुए कोस्टल स्टेट्स और लैंडलॉक्ड स्टेट्स को अलग अलग विभागों में डाला है और इनमें से रैंकिंग होगा। तो जो कोस्टल स्टेट्स है उसमें फर्स्ट आया कौन? गुजरात आया। और जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया राजस्थान, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड हरियाणा। और हिमालयन स्टेट्स का एक कैटेगरी है, उधर उत्तराखंड टॉप किया, राइट। Among the states that initiated steps to promote exports, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड टॉप द लिस्ट। देखो, और एक टॉपर आया किसकी, कौन से क्राइटेरिया में? टू प्रमोट एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया उसके लिए छत्तीसगढ़ एंड झारखंड टॉप द लिस्ट। द रिपोर्ट सेज दैट 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाय 5 स्टेट्स, नेमली महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो ये कंट्रीज पूरा इंडिया में जितना एक्सपोर्ट्स हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें 70% ये 5 स्टेट देखता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स परफॉर्म्ड वेल ऑन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन स्टेट्स ने अच्छा काम किया, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छा है इनका, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, तरह तरह की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। सो दिस इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। क्वेश्चन नंबर 3, what is the name of a mental rehabilitation health line launched by Ministry of Social Justice and Empowerment? तो आंसर इज ऑप्शन बी, किरण। देखो दोस्तों, एक 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको इतना ही जानना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने मेंटल रिहैबिलिटेशन हेल्थ लाइन जो खोला है उसका नाम क्या है? किरण। ये ध्यान रखना बस। द हेल्पलाइन क्या करेगा? नंबर दिया है इधर, डेवलप बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट along with its partners aims to provide support for early screening, first aid, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये क्या है, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनके लिए एक इंस्टेंट हेल्पलाइन है। आप इस नंबर पे फ़ोन करके जो आपका प्रॉब्लम है बोल सकते हो, मदद मिल सकता है।
एज पर द मिनिस्ट्री किरण टारगेट्स टू रिसोल्व इश्यूज, कौन कौन सा प्रॉब्लम इश्यूज को रिसोल्व करना चाहता है? देखो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, आजकल तो ये कॉमन हो गया, सुइसाइडल थॉट्स, पैंडेमिक इंड्यूस साइकोलॉजिकल इश्यूज। देखो, पैंडेमिक चल रहा है तो ये सोच सोच के कोई परेशान हो रहा है, तो ये सब साइकोलॉजिकली आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस हेल्पलाइन में फोन करके मदद ले सकता है। तो यही है इनका। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एज पोलियो फ्री रिसेंटली? WHO ने रिसेंटली डिक्लेयर किया एक पूरा कॉन्टिनेंट अभी पोलियो से फ्री हो गया, तो यह है अफ्रीका। On August 25, 2020, WHO declared Africa polio free. The disease is now found only in Afghanistan and Pakistan. अब देखो, पोलियो जो डिजीज है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? ओनली अफगानिस्तान पाकिस्तान बचा है, बाकी सब पोलियो फ्री हो गया। नाइजीरिया इज द लास्ट अफ्रीकन कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो, उसको वाइल्ड पोलियो भी बोलते हैं। मोर देन 95% ऑफ अफ्रीका पॉपुलेशन हैव नाउ बीन इम्यूनाइज्ड। दिस वाज अ मेजर कंडीशन सेट बाय द रीजनल सर्टिफिकेशन कमीशन टू डिक्लेयर अफ्रीका पोलियो फ्री। देखो, 95% अफ्रीका पॉपुलेशन अभी इम्यूनाइज्ड हो गया, मतलब इनको अभी पोलियो जो डिसीज है वो नहीं आएगा। ये कंडीशन रखा गया था, इतना अफ्रीकन जनता को इम्यूनाइज करो तो आपको भी पोलियो फ्री बोला जाएगा। तो रीजनल जो सर्टिफिकेशन कमीशन है उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा था, और ये जब खत्म हो गया तो इनको अफ्रीका पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। पोलियो वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। इट कैन अटैक नर्वस सिस्टम एंड लीड टू पैरालिसिस। देखो, कंटामिनेटेड वाटर से ये स्प्रेड होता है और ये नर्वस सिस्टम को, अपना नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं और पैरालिसिस तक हो जाता है। नाउ ओनली द वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस प्रिवेल्स इन अफ्रीका। अराउंड 177 सच केसेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अफ्रीका में पोलियो वायरस है, पर कौन सा? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। देखो दोस्तों, ये मैं समझाता हूँ क्या है। देखो, पोलियो ड्रॉप्स देते हैं हमको। क्या है पोलियो ड्रॉप्स? देखो, ये पोलियो ड्रॉप्स जो है वो खुद एक वायरस है, पर इसका पावर कम रहता है। इसको ट्रीट करके, लैब में ट्रीट करके जो वायरस है उनका पावर कम करके, इनका स्ट्रेंथ कम करके हमें देता है। तो क्या करेगा? ये अंदर जाएगा हमारे शरीर के और इम्यूनिटी बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। इससे क्या होगा? फिर कोई पोलियो वायरस, सही वाला एक पोलियो वायरस आ गया हमारे शरीर में, तो ये एंटीबॉडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा। यह है इसका मकसद पोलियो ड्रॉप्स देने का। अब देखो, अफ्रीका में अभी भी डिराइव्ड पोलियो वायरस है। अब देखो, जब ये पोलियो देता है इससे भी प्रॉब्लम्स होता है, कभी कभी एंटीबॉडीज ठीक से क्रिएट नहीं होता है। तो ये भी केसेस, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुआ है, पर ये इतना डेंजरस नहीं है, इसलिए इतना कॉमन नहीं है। दिस इज अ रेयर फॉर्म ऑफ वायरस दैट म्यूटेट्स फ्रॉम द ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल मतलब मुंह से जो देता है। अब ये जो वायरस, हम वीक वायरस जो मैं बोला था, पावरलेस वायरस जो अंदर डालते हैं, ओरली हम लेते हैं, ये म्यूटेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होके यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये रेयर केस है, कभी कभी होता है, तो ऐसा केस है अभी अफ्रीका में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आइडेंटिफाइड सच केसेस इन अंगोला, अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। इन 1996 around 75,000 children were affected by polio in Africa. Same year, Kick Polio Out of Africa was launched by नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने लॉन्च किया था एक किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका। These mobilized millions of health workers in the continent, increasing awareness about the vaccine. ठीक है, the program was backed by international organizations such as Rotary International। देखो, रोटरी इंटरनेशनल जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ये जो किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका को हेल्प किया था और अवेयरनेस स्प्रेड किया था, और अब जाके अफ्रीका में 95% जनता इम्यूनाइज भी हो गया और WHO ने इनको पोलियो फ्री घोषित कर दिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, in order to promote the trading of Kashmir saffron, Department of Agriculture operating under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has created an e-auction portal। देखो, कश्मीर सफ्रोन, इसके बारे में 3 पॉइंट लिखा है, कौन कौन सा सही है? तो 2 and 3 ओनली। मतलब 1, कश्मीर सफ्रोन हैज नॉट येट रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, गलत है। कश्मीर सफ्रोन को लास्ट मई में GI टैग मिला था, ये न्यूज में आया था। देखते हैं। In order to promote the trading of GI tag Kashmir saffron, the Department of Agriculture operating under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has created an e-auction portal in collaboration with NSCIT. The department has created the portal under the aegis of India International Kashmir Saffron Trading Center। देखो, इसके कश्मीर सफ्रोन के प्रमोशन के लिए ये सब किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। राइट।
तो इन्होंने एक ई ऑक्शन, ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन भी, हम इसको ट्रेड करेगा ऑनलाइन ऑक्शन भी रेडी कर दिया अभी, राइट, इतना ही जान ले। द मेन एम ऑफ द पोर्टल इज टू मेक श्योर द बायर्स हैव क्वालिटी एक्सेस टू कश्मीर सैफरन, राइट। Portal will help in hassle-free trading between registered growers and buyers. It is known for its quality and aroma all over the world. देखो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ, राइट। Lately it has been witnessing an invasion by far more inexpensive Iranian saffron. देखो ईरानियन सैफरन है, इसमें सबसे लास्ट पॉइंट देखो, ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन एंड इंडिया इज ए क्लोज कॉम्पिटिटर। ये जो सैफरन है ये ईरान सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, राइट। तो इनसे कॉम्पिटिशन तो होता रहता था, तो जब से इसको जीआई टैग मिला तो और कश्मीर सैफरन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। इट इज द ओनली सैफरन दैट इज ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल। इतना हाइट में, मसल से इतना हाइट में, मतलब जब ठंड होगा उतना हाइट वाले एरिया में तो ठंड होगा, तो इतना हाइट में बनने वाला या प्रोड्यूस होने वाला एक ही सैफरन है दुनिया में, वो एक ही है, यही है अपना कश्मीरी सैफरन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैज लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मास, नेचुरल डीप रेड कलर, हाई अरोमा, बिटर फ्लेवर, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग, ये सब इसकी खासियत है। इट हैज ए हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन कलरिंग स्ट्रेंथ एंड सफ्रनल फ्लेवर एंड पिक्रोक्रोसिन बिटरनेस। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर इसका इंग्रेडिएंट्स है और थोड़ा डीप जाएगा तो आप देखो इसकी फोटोज, ये है कश्मीरी सैफरन, इसका ऐसे कल्टीवेशन होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेस्पेक्ट टू द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो तीनों सही है, देखते हैं। देखो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये क्या है पहले समझते हैं। ये मैं लिखा हूं, एक्ट गिव्स स्पेशल पावर्स टू द आर्म फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये यूज करते हैं, एक्ट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, इज डिक्लेयर्ड बाय इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ AFSPA। इसका सेक्शन 3 में लिखा है डिस्टर्ब्ड एरिया का करेक्ट डेफिनेशन। द डिस्टर्बेंस कुड बी ड्यू टू रेशियल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स, और एक रीजन मैं बताता हूँ, इंसर्जेंसी जैसे नागालैंड में हो रहा है, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जब स्टेट को लगे अब आर्म फोर्सेस आना चाहिए टैकल करने के लिए, तब ये गवर्नर ऑफ द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, ये कोई भी ये एनैक्ट कर सकता है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। AFSPA कैन बी इंप्लीमेंटेड इन प्लेसेस वेयर द आर्म फोर्सेस आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद सिविल पावर, राइट। अब AFSPA Act was enacted in 1958. It was enforced in all 7 sister states. देखो सारे 7 sister states में भी ये enact कहीं ना कभी हुआ ही है। पंजाब में हुआ था 1983 में, 1997 में फिर विड्रॉ किया था, 1990 में जम्मू कश्मीर हुआ था। तो जहां भी आपको स्टेट्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नजर आया था वहां ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया था, राइट। अब ये न्यूज में क्यों है? The recent insurgent attacks on security forces is the main reason of AFSPA being extended the state. ये लिखा नहीं है कौन सा स्टेट में, आसाम में है, आसाम में एक्सटेंड हुआ है, राइट। जो AFSPA पहले से था इसको एक्सटेंड किया क्योंकि several illegal arms and ammunition have been recovered from many places in the states. स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट से इलीगल आर्म्स, एम्यूनिशन ये सब रिकवर हुआ था रीजनली, तो AFSPA जो था उसको एक्सटेंड किया गया, राइट। Question number 7. The 6th schedule of Indian Constitution consists of provisions for the administration of tribal areas in which of the following states? इसके बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन डाला था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल के बारे में अरुणाचल प्रदेश अभी 6th शेड्यूल में आने के लिए ट्राई कर रहा है, तो 100% पक्का है कोई भी एग्जाम में 6th शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा, राइट। सो द आंसर हमारा बी है, 1 and 2 ओनली, असम एंड मणिपुर। देखते हैं 6th शेड्यूल क्या है। 6th शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244 में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। यही 4 स्टेट में अभी अरुणाचल प्रदेश ट्राई कर रहा है। पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1949, इट सीक्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाते हैं स्टेट्स के अंदर, और उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के बाद उनको थोड़ा सा सेल्फ गवर्नेंस का पावर देता है। ADCs are bodies representing a district to which constitution has given varying degrees of autonomy within the state legislature. अभी जैसे मैंने बोला, the governors of these states are empowered to recognize boundaries of the tribal areas. ये भी important है, governor are empowered to reorganize boundaries of the tribal areas. वो reorganize भी कर सकते हैं, इनका tribal boundaries कहाँ तक है। In simpler terms, she or he can choose to include or exclude any area, increase or decrease the boundaries and unite 2 or more autonomous districts into 1. ये गवर्नर का काम है, ठीक है।
इंक्लूड कर सकता है कुछ एरिया, एक्सक्लूड कर सकता है, ठीक है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, दो एरियाज जोड़ के एक कर सकता है, ये सब दोनों कर सकता है। दे कैन ऑल्सो अल्टर और चेंज द नेम्स ऑफ ऑटोनोमस रीजन्स विदाउट सेपरेट लेजिस्लेशन, राइट। तो ये पटकाई रीजन हचसा ने आपको समझाया था, ये रिसेंटली करंट अफेयर्स में कवर किया था ये। तो 6 शेड्यूल में बेसिकली आपको ये जाना है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अभी अब अरुणाचल प्रदेश के आने की। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली। तो फर्स्ट को क्या हो गया, द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा इज द फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप ऑफ स्कीम टारगेटेड टुवर्ड्स फार्मर्स। ये गलत है। देखो दोस्तों, द फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप ऑफ स्कीम, अभी रिसेंटली एक स्कीम आया था प्रधानमंत्री का जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप है। तो ये क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वैसे आंसर 2 ओनली है। देखो, द स्कीम इज एम्ड एट एंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। रेम्यूनरेटिव मतलब फायदाजनक, फायदा वाला, राइट, जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस एज अनाउंस्ड। The 3 components outlined under the scheme are the same towards enhancing agricultural productivity। देखो, agricultural productivity enhance बढ़ाने के लिए, reducing the cost of cultivation जो cost उसको कम करने के लिए। तो बेसिकली यही दो करने से तो फार्मर्स को इनकम ज़्यादा होगा, which will enable boosting and securing farmers income in the long run। The components are, देखो 3 स्कीम है इसमें, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, एंड द पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकलिट स्कीम है, राइट। तो ये 3 स्कीम आते हैं इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच फेस्टिवल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस इज जॉइनिंग हैंड्स विद द सोसाइटी ऑफ ओडोनेट स्टडीज एंड तुम्बी पुराना। देखो, ओडोनेट स्टडीज क्या है, जो इंसेक्ट्स के बारे में जो स्टडी है, ठीक है, उसको ओडोनेट बोलते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल अभी केरला में होने वाला है। ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई मतलब ये जो फोटो में ये ड्रैगन फ्लाई है, आप लोग बचपन में इसके साथ खेला भी होगा। तो ये ड्रैगन फ्लाई का कंजर्वेशन, इसके बारे में अवेयरनेस ऐसा फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए ये ऐसे एक फेस्टिवल कंडक्ट कर रहा है। तो WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस इज जॉइनिंग हैंड्स विद सोसाइटी ऑफ ओडोनेट स्टडीज एंड तुम्बी पुराणम भी केरला का, ये जो ड्रैगन फ्लाई के बारे में पढ़ाई करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, ऐसे एक एजेंसी है। फॉर द फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल इन केरला। देखो, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है, वो भी केरला में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। क्रिश्चियन, इसका नाम रखा है तुम्बी महोत्सव। तुम्बी मतलब बेसिकली मलयालम में तुम्बी मतलब ये फ्लाई होता है, बटरफ्लाईज, ड्रैगन फ्लाई, ये सबको एक कॉमन नेम है तुम्बी। महोत्सव मतलब बिग फेस्टिवल, राइट। दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड IUCN and CEC। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, मतलब ये मजाक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन फ्लाई की प्रिजर्वेशन, ड्रैगन फ्लाई की कंजर्वेशन, इनके बारे में पढ़ाई करना, लोगों को बताना, समझाना, ये सब काम होगा। क्योंकि एक फेस्टिवल का एक मास्कोट है, मास्कोट मतलब लकी फिगर, ठीक है, जैसे हमारा बड़े बड़े एशियन मीट्स, ओलंपिक्स वगैरह में होता है, वैसे इसका क्या है, पंटालू है, ये जो कैरिकेचर बनाया है यही है, राइट। Question number 10, match the following islands in India as per their location as mentioned below. So the answer is A4, B3, C2, D1। देखो दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ के इंडिया में और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इसमें जो मेजर है मैं इधर लिखा हूँ, मजोली आसाम में है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड, राइट, इंडियाज फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। देखो, आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है मजोली, तो इंडियाज फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है मजोली। सालसटे, इंडियाज मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, वाई, मुंबई सिटी इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। मुंबई सिटी कौन से आइलैंड में है, सालसटे में। श्रीहरिकोटा, इन दिस आइलैंड इज लोकेटेड द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ ISRO। तो आप सब सुने होंगे श्रीहरिकोटा के बारे में, आंध्र प्रदेश में है, कोस्टल एरिया में, इधर से सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है ISRO का। अलियाबेट, इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर ऑयल वेल साइट, गुजरात, ये भी एक पॉइंट है। अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम भावनगर, इट इज इन द गल्फ ऑफ खंबत, राइट। New Moor Island, it's in the Ganga Delta. It is known as Purbasha Island. It is an island in Sundarban Deltaic region। देखो, सुंदरबन डेल्टाइक रीजन में एक आइलैंड है, ये पहले इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ए आइलैंड की ऑनरशिप को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, पर ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। अब कैसे, 2010 में इट इज रिपोर्टेड टू हैव बीन कंप्लीटली सबमर्ज्ड बाय द राइजिंग सी वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ये आइलैंड अभी है ही नहीं, ये पानी के नीचे हो गया। जैसे हमारा
अंडमान एंड निकोबार के नीचे, निकोबार में इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, वो भी सबमर्ज हो गया, वैसे ये भी सबमर्ज हो गया। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि 50-100 साल के अंदर वर्ल्ड में बहुत सारे आइलैंड्स है, आइलैंड कंट्रीज है, आइलैंड सिटीज़ है, ये सब पानी के नीचे हो जाएंगे, क्योंकि सी वाटर राइस हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, हीट ज़्यादा है, और ये सब प्रॉब्लम से ऐसे कहा जा रहा है कि सी वाटर राइस होने के बाद तो होना ही है, सी वाटर राइस होगा तो जो आइलैंड सिटीज़ है जो एकदम सी लेवल में है, सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, वो सब नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट इज पाम्बन आइलैंड, लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्ट्रेट में, ठीक है, पाक स्ट्रेट से जो पहले पाम्बन आइलैंड है, तो उधर है फेमस रामेश्वरम टेम्पल पाम्बन आइलैंड में है, तो उधर ही हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थल भी पाम्बन आइलैंड में है, रामेश्वरम में। नेक्स्ट इज अब्दुल कलाम आइलैंड, आइलैंड नियर द ओडिशा कोस्ट। देखो आइलैंड नियर, वैसे पाम्बन आइलैंड में बोला था, पाम्बन आइलैंड में जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था, पर अब्दुल कलाम जी के नाम में एक आइलैंड है वो उड़ीसा में है, ठीक है, 2015 में रीनेम किया था, उड़ीसा कोस्ट में जो आइलैंड है उसको अब्दुल कलाम आइलैंड बनाया था। इट इज ए मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन इन बे ऑफ बंगाल। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम आइलैंड एक मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है, राइट। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है, तो इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो मैं डाला है वो इनडायरेक्टली लिंक्ड है करंट अफेयर से, तो डायरेक्टली कोई वन लाइनर में कम पूछा है। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डाला हूँ उसके बारे में अच्छा सा रिसर्च कीजिए और नोट्स बनाइए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर ये क्विज वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।